हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग अपने सब्जेक्ट इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का यूनिट थर्ड के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि हमारी ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ठीक है, इसको इन शॉर्ट हम लोग ऑपैम्प के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो देखिए सीधे स्टार्ट करते हैं और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ओपैम्प इज़ ए टाइप ऑफ एम्पलीफायर। ओपैम्प किस टाइप का एम्पलीफायर है? करंट एम्पलीफायर है, वोल्टेज एम्पलीफायर है, पावर एम्पलीफायर है, या फिर रेजिस्टेंस एम्पलीफायर है? तो ठीक है, इसका देखिए डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा, ओपैम्प इज ए वोल्टेज एम्पलीफायर। दैट इज इसका बी आंसर जो है एकदम करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने पूछा है ओपैम्प हैज़। तो ओपैम्प का गेन कैसा होता है? हाई होता है, लो होता है, जीरो होता है, मीडियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओपैम्प लिखा है, इस मीन्स इसकी बात हो रही है, सीधे ये पूछ रहा है प्रैक्टिकल ओपैम्प के बारे में। ठीक है, आइडियल टर्म यहाँ पर नहीं है। अगर आइडियल होता तब तो डायरेक्ट इसका आंसर इनफाइनाइट हो जाता, लेकिन जब यहाँ पर आइडियल टर्म नहीं लिखा है तो इट मीन्स इसका जो गेन होगा वो हाई होगा। अगर आइडियल होता तो इसका आंसर सीधा इनफाइनाइट हो जाता। ओके, ठीक है, तो प्रैक्टिकल ओपैम्प हैज़ हाई गेन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने पूछा है ओपैम्प हैज़ इनपुट टाइप कॉन्फ़िगरेशन। तो ओपैम्प में कितने टाइप के इनपुट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं? तो ठीक है ना, इसका आंसर देखिए सीधा है, ओपैम्प में दो टाइप के इनपुट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। एक होता है इन्वर्टिंग और दूसरा होता है नॉन इन्वर्टिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, दैट इज़ टू ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन आइडियल ओपैम्प हैज़ आउटपुट वोल्टेज। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज कितना होता है? 1 वोल्ट, 3 वोल्ट, 0 वोल्ट एंड इनफाइनाइट। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो सिंस यहाँ पर देखिए टर्म आइडियल दिया हुआ है, तो आइडियल के लिए हमको मालूम है जो हमारा गेन होता है दैट इज़ ए इज इक्वल टू क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला भी मालूम है, वी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? ए इंटू वी आई डी। ठीक है, अब यहाँ से हमको आउटपुट वोल्टेज निकालना है। सिंस आइडियल ओपैम्प है तो ए की वैल्यू तो इनफाइनाइट हो गई, तो फाइनली वी नॉट भी क्या हो जाएगा यहाँ से? इनफाइनाइट हो जाएगा। दैट इज डी आंसर यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन कॉमन मोड। तो कॉमन मोड में क्या होता है ये पूछ रखा है, बोथ इनपुट्स आर ग्राउंडेड, द आउटपुट्स आर कनेक्टेड ग्राउंड टुगेदर, एंड आइडेंटिकल सिग्नल अपीयर्स ऑन बोथ इनपुट्स, द आउटपुट सिग्नल आर इन फेज। तो पहले तो समझ लीजिए, देखिए जो ओपैम्प हमारा होता है वो दो मोड में काम करता है। एक होता है आपका डिफरेंशियल मोड और दूसरा होता है हमारा कॉमन मोड। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द कॉमन मोड गेन इज। तो कॉमन मोड गेन कितना होना चाहिए? हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, 100 होना चाहिए? देखिए कॉमन मोड में कभी भी हम ओपैम्प को यूज़ नहीं करते हैं, ओपैम्प को हमेशा डिफरेंशियल मोड में ही यूज़ किया जाता है। लेकिन कॉमन मोड वहाँ पर ड्यू टू अनवांटेड सिग्नल्स अपीयर हो जाता है। ठीक है ना, तो कॉमन मोड हमारे आउटपुट को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो कॉमन मोड का गेन जो है बहुत ही कम होना चाहिए। ठीक है, जो कि आंसर हमारा बी है, वेरी लो। और अगर हम आइडियल केस की बात करें, आइडियल केस की, तो आइडियल केस में कॉमन मोड का जो गेन होना चाहिए वो एग्जैक्टली ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वो क्वेश्चन इससे पहले वाला कॉमन मोड पे था, अब ये क्वेश्चन देखिए डिफरेंशियल मोड गेन पर है। ठीक है, तो उसने पूछा डिफरेंशियल मोड गेन कितना होना चाहिए? हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, अनप्रडिक्टेबल है, इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो देखिए इसका आंसर होगा वेरी हाई। ठीक है ना, डिफरेंशियल मोड गेन हमारा बहुत ही ज़्यादा रहता है। ठीक है, एडी की बात करें इट शुड बी हाई, और ये प्रैक्टिकल के लिए और आइडियल के लिए इनफाइनाइट हो जाएगा। और कॉमन मोड की गेन एशियम इट शुड बी लो, जितना कम हो, और आइडियल के लिए वैल्यू ज़ीरो होगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा सभी लोग। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एडी हमको गिवन है और एसी गिवन है, और उसने पूछा सी एम आर आर बता निकालना है। ठीक है ना, देखिए सी एम आर आर दैट इज़ कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सी एम आर आर इज इक्वल टू ए डी बाई ए सी। ओके, तो ए डी गिवन है 3500 और ए सी दिया है 0.35। इसको सॉल्व करना है, डिवाइड कर लीजिए डायरेक्ट, तो ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 10,000। ओके,
तो देखिए हमारा ए आंसर यहाँ पर करेक्ट हो गया। ओके, लेकिन हमको एक बात और ध्यान देनी है, यहाँ पर डीबी में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम एक बार इसको डीबी में भी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और देख लेते हैं डीबी में कितना आएगा। ठीक है, तो CMRR इन डीबी क्या होता है, उसके आगे बस 20 लॉग और ऐड हो जाता है, देन AD/AC, और AD/AC की वैल्यू अभी हमने निकाली है 20 लॉग एंड 10,000। तो इसको हम 10⁴ भी तो लिख सकते हैं 10,000 को। तो देखिए इसका बेस भी 10 है, तो इसका मतलब ये 4 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 80 लॉग 10 एंड 10, तो ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। दैट इज़ फाइनली यहाँ पर हमारा 80 dB भी आ रहा है। ठीक है ना, तो 80 dB हमारा सी आंसर है। तो इसका मतलब ए और सी दोनों आंसर सही हैं। तो क्वेश्चन में जब आपके एग्ज़ाम में आए तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको डीबी में निकालना है या नॉर्मल निकालना है, तो दोनों वैल्यू सॉल्व करके हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से हमको पता चल गया ए और सी हमारे दोनों आंसर यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटपुट ऑफ ए पर्टिकुलर ओप एम्प इंक्रीजेज 8 वोल्ट इन 12 माइक्रोसेकेंड, फाइंड आउट द स्लीव रेट। ठीक है ना, तो देखिए स्लीव रेट का जो डेफिनेशन होता है वो होता है मैक्सिमम चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज dV0/dt। ओके, तो dV0 की वैल्यू हमारी दी हुई है 8 वोल्ट और ये आपका dt दिया हुआ है 12 माइक्रोसेकेंड। इसको डिवाइड कर लीजिए, देन तो हमको वैल्यू मिल जाएगी 0.66 समथिंग एंड 6 वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड। दैट इज़ हमारा आंसर जो है, देखिए बी आंसर यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बी आंसर करेक्ट है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन ऑपरेशन एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक द आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट इंक्रीज्ड, या आउटपुट इज फीडबैक टू द इन्वर्टिंग इनपुट, या फीडबैक टू द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। देखिए आप सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखिएगा, माइनस प्लस, ये हमारा माइनस वाला इन्वर्टिंग इनपुट होता है और ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग होता है। तो जब कभी ऑपरेशनल एम्पलीफायर आप यूज़ कर रहे होंगे तो ये जो आउटपुट होगा ये हमेशा कहाँ से कनेक्ट हो जाता है, विद द हेल्प ऑफ अ फीडबैक, हमेशा इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ये कनेक्ट होता है, दैट इज़ इन्वर्टिंग इनपुट से ये कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। फॉर एन ऑप एम्प विद नेगेटिव फीडबैक द आउटपुट इज फेड बैक टू द इन्वर्टिंग इनपुट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये न्यूमेरिकल है, ए सर्टेन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो यहाँ पर टर्म दिया गया है नॉन इन्वर्टिंग, उसके लिए RI दे दिया गया है और RF दे दिया गया है और क्लोज लूप गेन पूछा है। तो हमको मालूम है नॉन इन्वर्टिंग के लिए देखिए सिंपल होता है AF इज इक्वल टू 1 + RF/RI। इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 + RF कितना है हमारा 100K और RI कितना है 1K, K से K कैंसिल होगा, दैट इज 101, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। तो सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर तो ये आपका वर्बल था, अगर यही क्वेश्चन वो कुछ इस तरीके से पूछ लेता कि यहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चन लिख के ना दिया होता, आपसे सीधे एक फिगर बन जाता। इसी क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि अभी मैं आपको जब फिगर वाले क्वेश्चन कराऊंगा तो इसमें ये बातें कुछ ध्यान रखने वाली होंगी। अब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ओके, तो नॉन इन्वर्टिंग की खास बात क्या होती है कि जो भी इनपुट होगा VI वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल, दैट इज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगा होगा और नेगेटिव टर्मिनल आपका ग्राउंड होगा। तो ये RI है, ये 1 किलो ओम है और ये देखिए आपका फीडबैक रजिस्टर है, तो ये 100 किलो ओम है। तो देखिए सेम क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा सकता है, आंसर इसका भी 101 ही आएगा, बट उसमें अब यह थ्योरी नहीं दी होगी, उसमें पूछेगा फाइंड आउट क्लोज लूप गेन। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है कि इनपुट वोल्टेज कहाँ, इनपुट कहाँ पर कनेक्ट है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। तो ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया, तो जिसका फॉर्मूला आपको मालूम है, AF इक्वल टू क्या होता है 1 + RF/RI। इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में अभी आपको आने वाले वीडियोज़ में बहुत सारे करवाऊँगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने पूछा ए वोल्टेज फॉलोवर। तो वोल्टेज फॉलोवर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, पूछा इसमें से कौन सी एग्जिस्ट करती है। हैज़ वोल्टेज गेन ऑफ 1, इज़ नॉन इन्वर्टिंग, हैज़ नो फीडबैक रजिस्टर एंड ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका आंसर तो देखिए ऑल ऑफ दीज हो, डी आंसर सही है, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज़ उसमें जो है वोल्टेज फॉलोवर में होती हैं। देख लीजिए वोल्टेज फॉलोवर होता क्या है, एक ऐसा एम्पलीफायर, ओके, जिसमें
फीडबैक में पहली बात कोई रजिस्टर नहीं होता, ठीक है, तो सी आंसर देखिए सही हो गया। ठीक, इनपुट हमेशा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर होगा, ठीक है, तो ये भी आपका सही होगा, इज नॉन इन्वर्टिंग एंड हैज़ वोल्टेज गेन ऑफ 1। तो देखिए इस यहाँ पर ए एफ 1 कैसे हो गया, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग है, तो ए एफ इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आर एफ की वैल्यू कितनी है, सिंस कोई रजिस्टर नहीं है तो ज़ीरो हो गया, तो 1 प्लस ज़ीरो दैट इज़ 1। तो फीडबैक रजिस्टर यहाँ पर ज़ीरो होने की वजह से गेन कितना आ गया 1 आ गया, तो वोल्टेज गेन भी 1 आ गया। तो ये तीनों पॉइंट्स तो हमारे करेक्ट हो गए, तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो गया। और इसके बारे में और बातें भी समझ लेते हैं। इसी को हम लोग वोल्टेज फॉलोवर को यूनिटी गेन एम्पलीफायर भी के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी इस नाम से भी पूछ लिया जाता है यूनिटी गेन एम्पलीफायर। यूनिटी गेन एम्पलीफायर की मतलब जिसका गेन 1 हो, ठीक है। कभी कभी इसको बफर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, किसके नाम से, बफर एम्पलीफायर के नाम से, बफर एम्पलीफायर, ओके, इस नाम से भी जानते हैं। और वोल्टेज फॉलोवर तो इसमें दिया ही हुआ है, और वोल्टेज फॉलोवर इसको क्यों कहते हैं ये भी समझ लेते हैं। सिंस गेन इसका कितना है 1, ई एफ इक्वल टू 1 है गया, तो हमको मालूम है ए एफ क्या होता है वी नॉट अपॉन वी आई इज इक्वल टू 1। तो आप देख लीजिए आउटपुट इज इक्वल टू क्या हो गया इनपुट। तो यहाँ पर आप देखिए जो आउटपुट है वो इनपुट को बिल्कुल फॉलो कर रहा है, इसीलिए इसको वोल्टेज फॉलोवर भी कहते हैं, ठीक है ना। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ओपैम्प कैन एम्पलीफाई AC सिग्नल ओनली, DC सिग्नल ओनली, या बोथ AC एंड DC, या नाइदर DC और नाइदर AC। तो देखिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो AC और DC हमारे दोनों सिग्नल को क्या है एम्पलीफाई कर सकता है, ओके। तो सी आंसर इसका यहाँ पर करेक्ट होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओपैम्प ऑपरेट्स एट, तो ओपैम्प का ऑपरेटिंग वोल्टेज पूछा है। तो देखिए अगर ओपैम्प का ऑपरेटिंग वोल्टेज पूछे तो 9 to 15 वोल्ट के बीच में कोई भी रेंज दी हो तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जैसे आप देख लीजिए 100 किलो वोल्ट हो नहीं सकता, 220 वोल्ट हो नहीं सकता, और 10 मिली वोल्ट भी नहीं हो सकता। तो इसकी रेंज में देखिए सिर्फ आपका 12 वोल्ट ही आ रहा है, दैट इज़ लो वोल्टेजेस पर ही ऑपैम्प आपका ऑपरेट कर जाता है। तो ठीक है, तो 12 वोल्ट यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। बस एक मेन पॉइंट ध्यान रखिएगा सभी लोग कि ऑपैम्प को ऑपरेट होने के लिए डुअल सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। डुअल सप्लाई का मतलब यहाँ पर आपने पिन डायग्राम में आपको आगे दिखा दूंगा, तो मैं उसको इस डुअल सप्लाई को क्लियर कर दूंगा, ओके। बस ये ध्यान रखिएगा डुअल सप्लाई, ओके।